अगस्त लोज के भी नीचे जा रहे हैं मार्केट पर। 24,500 के नीचे निफ्टी फिसल चुका है, बैंक निफ्टी भी 51,200 पर। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी अभी भी अक्टूबर लोज के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी करेक्शन तो है। वैभव सांघवी को जोड़ते हैं, येस के हेड सॉल्यूशंस के सीईओ हैं वो, उनसे जानते हैं कि क्या कर रहे हैं मार्केट में समय। वैभव जी गुड आफ्टरनून। आप तो लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं, क्या आप इस समय मार्केट में थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं या फिर अभी 100% लॉन्ग ही हैं? और ये मार्केट में हो क्या रहा है इस तरीके की जो करेक्शन आ रही है? See, I think Anuj, of course, I think market कोई एक दिन का रिएक्शन नहीं है एंड इफ यू सी हम अक्टूबर स्टार्टिंग से ये करेक्शन देख रहे हैं। खास करके रीजन काफ़ी है। वन के काफ़ी अमाउंट ऑफ एफआईआई मनी चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हमने देखा रीबैलेंसिंग होते हुए, और जिस हिसाब से चाइना का स्टिमुलस आया, काफ़ी इमर्जिंग मार्केट फंड्स जो अंडरवेट थे चाइना में, वो काफ़ी हमने देखा है कि अदर इमर्जिंग मार्केट से चाइना की तरफ हम निवेश देखे हैं जाते हुए। दैट्स वन। टू के अर्निंग्स क्वार्टरली सीजन जब हम चालू करें तो वो प्रीव्यूज, अगर क्वार्टरली प्रीव्यूज देखते हैं तो क्वार्टरली प्रीव्यूज में दिख रहा था कि इस क्वार्टर के नंबर्स अनुमान है कि शायद थोड़ी कमज़ोर रहेंगे। अभी तक के रिजल्ट और नतीजे जितने भी आए हैं वो थीसिस को रीइंफोर्स ही कर रहा है। सो ऐसे मार्केट की सिचुएशन में जब हम थे जहां ग्लोबल इकोनॉमी वीक हो रही है, लार्ज फ्लोज चाइना की तरफ जा रहे हैं, हम वैल्यूएशंस हमारे एक्सपेंसिव थे, और लास्टली के हमारे अर्निंग्स भी थोड़ी वीक होने की संभावना थी। तो उस मद्देनज़र आई थिंक हम जो करेक्शन देख रहे हैं अक्रॉस द मार्केट, वो हम देख रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉन्ग ओवरड्यू, और जो हो रहा है प्रॉबेबली करेक्शन है वो हेल्दी है। ओके, ये करेक्शन हेल्दी है, बट अभी तो वैभव जी आदमी फील कर रहा है ट्रैप्ड। आई मीन मुझे याद है मैं कॉलर शो जब करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पीएसयूज़ में लोग कैसे ट्रैप्ड हैं, चाहे वो आरवीएनएल हो, चाहे वो इवन दूसरे पीएसयूज़ आरईसी, पीएफसी। अब अपनी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उनको अप्रोच कैसे करना चाहिए, और इफ़ यू हैव सम लिक्विडिटी उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उसको कैसे इन लेवल्स के साथ जोड़ना चाहिए? अभी क्या आप बॉटम फिशिंग या कुछ फ्रेश एडिशन किसी स्पेस में करने के आतुर है क्या? जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है, आई थिंक द ब्रेथ ऑफ द मार्केट काफ़ी वीक है। और एज आई सेड कि जो इमीडिएट कैटलिस्ट अगर दिख रहा है तो हमें दिख नहीं रहा है। एक बार सभी नतीजे को आ जाने दीजिए, हम उसका आंकलन बाद में करेंगे। बट एक फैक्टर था जो हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि हमने काफ़ी वैल्यू स्टॉक्स में री रेटिंग काफ़ी देखी है। और री रेटिंग इस हिसाब से देखी है कि वो स्टॉक्स में काफ़ी एक्सपेंशन काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, काफ़ी निवेश हो रहा है वो वो कंपनियां में, और उसके कारण हम आगे की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देख सकेंगे। स्ट्रीट हमेशा भूल जाता है कि देर इज अ जेस्टेशन पीरियड एज वेल, जो एग्जीक्यूशन पीरियड होता है उसके बीच में। तो जब मार्केट एक्सेस करता है इधर वेज, वो वहाँ से रिट्रेस टुवर्ड्स द मीन करता है। सो जो हम पुल बैक देख रहे हैं, आई थिंक इन सम वेज इट्स वो रिट्रेसमेंट है टुवर्ड्स योर एवरेजेस। सो दैट्स व्हाई आई से कि ये हेल्दी करेक्शन है। ऑफ कोर्स जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग स्टॉक्स पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, उनको ये पेनफुल पीरियड है उनके लिए। बट मेरा सुझाव यही रहेगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें, वो बेहतर रहेगा, स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स। ओके, अच्छा वैभव जी, क्या ये अर्निंग सीजन वाकई में इतना डिजास्टर है जितना मार्केट ने रिएक्ट किया है पिछले 3-4 दिन में, या ये मार्केट की पोजीशनिंग ऐसी थी इस वजह से जब ये कुछ नंबर्स आए तो मार्केट ने ऐसे रिएक्ट कर दिया? See, I think positioning on the market definitely काफी rich थी, no doubt about it. बट अगर हम इंक्रीमेंटली हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर्स में उसकी थोड़ी हमने झलक भी देखी है, वहाँ जहाँ डाउनग्रेड ऑफ नंबर्स शुरू होना चालू हुए थे। इस क्वार्टर में जब इतने सारे नंबर्स आए हैं, हम कोई भी कंपनी हम नहीं देख पाए और उठा के देख बोल रहे हैं कि हाँ इसने बहुत ही बेहतरीन किया है अनुमान के मुताबिक। ऑफ कोर्स जो भी आए हैं वो इधर
इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन या बिलो एक्सपेक्टेशंस आए हैं। सो ऐसी सिचुएशन में जब वैल्यूएशंस भी बहुत एक्सपेंसिव होती है जनरली हुए है, और ये हम मैक्सिमम पेन कहाँ देख रहे हैं, स्मॉलर कैप, माइक्रो कैप और ब्रॉडर मार्केट में देख रहे हैं, जहाँ काफ़ी उछाल आया है वैल्यूएशंस में इन जनरल। सो अगर कमेंसुरेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आगी तो आई थिंक ये रिट्रेस होना स्वाभाविक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग रैशनल और वो एक्सपेक्टिंग कि ये होना ही था। ओके, अब आते हैं कुछ ऐसी पॉकेट्स पे जो कि अब ताज़ा तरीन अगर आप देखिए जहाँ पे लिक्विडेशन शुरू हुआ, जैसे कि हम कल क्लोजिंग में पढ़ भी रहे थे, बात भी कर रहे थे बार बार कि निफ्टी आईटी का ये ब्रेकडाउन जो है वो फ्रेश ब्रेकडाउन है। कल क्लोज हुआ था एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज लीड करता हूँ अपने लॉसेस को। वैभव जी, अब आईटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आईटी इस वक्त सबसे बड़े रिवॉर्ड लेके बैठा है। जो लोग पिछले 3-4 महीने से चेस कर रहे थे मार्केट्स को, जून ऑनवर्ड्स एक एफएमसी चला था, उसमें तो प्राइस डैमेज हो गया, और अभी ये आईटी में ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन्स हैं, स्क्रीन पे विजिबल हैं। जिस प्रकार के नंबर्स रहे, आपका व्यू क्या है? अपने वो 3-4 महीने के जो प्रॉफिट्स थे उनको एक बार बुक करके बाहर निकलना चाहिए? आपका आईटी पे व्यू क्या है? सी, अगर हम देखें लास्ट फ्यू इंटरेक्शंस में बोल रहा हूँ कि आई थिंक आईटी एक एज एन ओवरऑल सेक्टर, अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर में देखते हैं तो 20-25% नीचे के भाव से चला हुआ है, इन एंटिसिपेशन के ये बिजनेस मॉडल pretty स्टेडी हो गए हैं। जो बड़ा थ्रेट था फ्रॉम ए जनरेटिव एआई के पर्सपेक्टिव से, वो थ्रेट नहीं ना, बल्कि वो अपॉर्चुनिटी की तरह से आ रहा है। और हमें ये भी अनुमान था कि कंज्यूमर डिस्क्रेशन और डिस्क्रेशनरी स्पेंड जो कहते हैं आईटी में, वो स्पेंड भी वापस आने की संभावना थी। बट जो हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी में वीकनेस देख रहे हैं, जब वीकनेस आती है, जब ग्रोथ बिखरता है या कम होता है, तब सबसे पहला कंट्रोल एक्सपेंडिचर पे आता है, कोई भी कंपनी करेगी। और जब एक्सपेंडिचर की कंट्रोल करने की बात आती है तो आईटी एक बड़ा स्पेंड है, जहाँ पे वो कंट्रोल करके अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर पाते हैं। सो हमें लगता है कि आफ्टर 20% या 25% रैली के बाद, और रिजल्ट के जिस हिसाब से हमने नंबर्स आने के बाद देखे हुए, तो हम जो ओवरवेट थे या जो पॉजिटिव थे, हम वो अभी न्यूट्रल में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से और घटता है आईटी तो हम बार्गेन बाइंग भी देख सकेंगे, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हम न्यूट्रलिश चल रहे हैं फ्रॉम एन आईटी परस्पेक्टिव। इन वाइल एसआरएफ के नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर, और नंबर्स खराब एक्सपेक्टेड थे, उससे भी ज़्यादा खराब आए हैं। इसमें कुछ शॉकर नहीं होना चाहिए। केमिकल्स के नंबर्स वैसे इस क्वार्टर खराब आने थे। 201 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि एक्सपेक्टेशन 311 करोड़ का था, और ईयर ऑन ईयर घटा है नंबर। और सेल्स भी है जो स्लाइटली बिलो एस्टिमेट है। और मैं सेगमेंटल नंबर्स देख रहा था, सेगमेंटल नंबर्स में एक चीज़ बहुत क्लियर है, जो सबसे बड़ा बिजनेस है केमिकल्स का बिजनेस, उसमें अभी भी काफ़ी प्रेशर है। केमिकल्स बिजनेस का जो अर्निंग्स है वो आई है 246 करोड़ वर्सेस अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 347 करोड़ के सामने गिरा है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 306 करोड़ से गिरा है। बाकी के दो इनके सेगमेंट्स हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल और पैकेजिंग बिजनेस जो हैं, उसमें मोर और लेस सेम नंबर्स हैं, लेकिन क्लियरली एक केमिकल्स बिजनेस में दिक्कत है इस समय, वो क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल है। वैभव जी, कैसे देखें इसको? क्योंकि नॉर्मली इन कंपनियों के नंबर सबसे ख़राब बॉटम के आसपास ही आते हैं, लेकिन क्या ये बहुत जल्दबाजी होगी इस समय इन स्टॉक्स को लेना? अभी और 2-3 क्वार्टर ख़राब अर्निंग्स के आ सकते हैं। क्या भी होगा केमिकल स्टॉक्स में? ठीक, केमिकल स्टॉक्स हाईली सिक्लिकल है, ये हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। ऑफ कोर्स हम चाइना प्लस वन नैरेटिव में आ गए थे और काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, और उनके वैल्यूएशंस भी हमने काफ़ी ऊपर कर दिए थे। नाउ जिस हिसाब से ग्लोबल वीकनेस जो आ रही है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि केमिकल में प्रेशर काफ़ी है एज एन इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, बोथ ऑन द रेवेन्यू और द मार्जिन्स के हिसाब से भी। सो ऑल इन ऑल, इट इज़ टू अर्ली टू प्रीएम्प्ट द बॉटम फ्रॉम अ केमिकल सेक्टर परस्पेक्टिव, अनलेस हम देखें कि हाँ वापस सुधार आ रहा है फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, और काफ़ी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने की शुरुआत और गुंजाइश है प्रॉब्लली उनकी। तो तब हम देखेंगे कि इस सेक्टर को कैसे आकलन करना चाहिए। बट तब तक हम वेट करेंगे और बॉटम आउट होने की राह देखेंगे।
अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा यहाँ पे वैभव जी, क्या इस वक्त मल्टी एसेट अप्रोच रखते हुए, अब क्योंकि इक्विटी जो है वो लिक्विडेशन मोड में है, थोड़ा गोल्ड की तरफ फोकस करना चाहिए क्या? See, I think from an investor perspective, asset allocation को भूलना नहीं चाहिए। हम लास्ट 3 साल में जस्ट बिकॉज के इक्विटी ने बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न दिए थे, ऑफ कोर्स गोल्ड ने भी दिए हैं, बट हम दूसरे एसेट क्लास को भूल जाते हैं। सो एसेट एलोकेशन एक बहुत ही अहम चीज़ है फ्रॉम अ निवेशक परस्पेक्टिव, उसे ध्यान में रखें ताकि जब भी ऐसा टर्बुलेंट पीरियड आता है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो संभल जाता है, बैलेंस रहता है, और आप फियर के कारण आप लिक्विडेट नहीं करते हो फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव। लास्ट थिंग वन वुड वांट इज के फियर के कारण हम नीचे के लेवल में जाके पोर्टफोलियो लिक्विडेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वापस रिकवरी अच्छी हुई है। बिकॉज अगर 3 से 5 साल की बात करें तो इक्विटीज एज एन एसेट क्लास डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू एनीबडी एल्स, बट वो उसके दौरान ऐसे शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए कि एसेट एलोकेशन अप्रोच बहुत ही ज़रूरत है। दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत ही निर्णायक, बहुत ही नाजुक, बहुत ही पेनफुल इस दौर में आपने मार्केट पे अपनी बात की, अपना टेक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।